नमस्कार, दूरदर्शन पर हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोजगार और उसकी संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। हम हर बार एक नए विषय के साथ आपके सामने होते हैं। आज भी हम एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ आपके सामने हैं। आज हम चर्चा करेंगे भूविज्ञान की और उस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की। और इस विषय में चर्चा के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं। प्रशांत श्रीवास्तव जी, जो कि दुर्ग साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। प्रशांत जी, जैसे कि स्कूल की पढ़ाई करने के बाद जब छात्र जीवन समाप्त हो जाता है, रोजगार के नए अवसर ढूंढ रहा होता है एक छात्र, ऐसे में भूविज्ञान की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भूविज्ञान है क्या। देखिए, आमतौर पे ऐसे यदि आप देखें कि भूविज्ञान जो है वो पृथ्वी से संबंधित जो जानकारी है, चाहे उसके पृथ्वी के गर्भ के अंदर की, इसे भूगर्भ शास्त्र भी अपन बोलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर चाहे उसमें रत्न हो, भूमिगत जल हो, चट्टाने हो, जीवाश्म हो, और ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये जो सारी चीजें जो पृथ्वी की से संबंधित होती हैं, उनका अध्ययन हम भूविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा वायुमंडल है, बहिर्मंडल है, आजकल आप देख रहे हैं कि उपग्रह सैटेलाइट्स जो हैं, उसका भी जो अध्ययन है हम भूविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत करते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक और पृथ्वी की बाह्य दोनों प्रकार की जो गतिविधियां हैं, उसका अध्ययन भूविज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों को कराया जाता है। भूविज्ञान अभी स्कूल स्तर पर बच्चों को पता नहीं होता कि भूविज्ञान की भी कोई पढ़ाई होती है। जी, आपने भी भूविज्ञान की पढ़ाई की है, और आप जिस वक्त आपने पढ़ाई की होगी उस समय लोग तो भूविज्ञान को जानते भी नहीं होंगे। जी। तो अभी आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से भूवैज्ञानिक बनने के लिए एक कदम बढ़ा सकते हैं? हाँ, देखिए, उसमें ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि शालेय स्तर पर भूविज्ञान ऐसे विषय के रूप में जरूर प्रचलित नहीं है, परंतु आप देखेंगे कि मिडिल स्कूल से लेकर और हायर सेकेंडरी के जो कक्षाओं के सिलेबस है विज्ञान के, उनमें कुछ कुछ अंश इसके भूविज्ञान के मिलते हैं। जैसे कि भूकंप उनके कोर्स में है, ज्वालामुखी उनके कोर्स में है, चट्टानों के बारे में जानकारी, पर वो समेकित रूप से नहीं है। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी ऐसा होता है, वैसा जियोलॉजी सब्जेक्ट स्कूल में लागू नहीं किया गया है। और हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि यदि शालेय स्तर पर ये लागू हो जाएगा तो इसके काफी अच्छे संभावनाएं आगे हायर एजुकेशन के स्तर पर देखने को मिलेंगी। ये बात आपका कहना सही है, परंतु थोड़ी थोड़ी जानकारी वायुमंडल के बारे में वो उनको भूगोल के अंतर्गत या अन्य विज्ञान आओ करके सीखे, इस तरीके के अंतर्गत उनको वो सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये क्या साइंस के अंतर्गत आने वाला सब्जेक्ट है जो, या आर्ट्स के विषय में भी? नहीं, ये प्योरली साइंस है। इसको आप देखेंगे कि जैसे जो हमारे बाहरी संस्थाएं हैं विदेशों की, वो उसको जियो साइंस के रूप में लेते हैं, अर्थात पृथ्वी का विज्ञान जी। तो ये पूर्णतः विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है और विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही इसको प्रारंभ से ही रखा गया। तो क्या कुछ कोर्सेज होते हैं, क्या कुछ पढ़ाई होती है, और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो देश राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर एक छात्र इसकी पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, यदि अपन छत्तीसगढ़ अंचल से इसकी शुरुआत करें तो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी और एमटेक की सुविधा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध है। एमटेक की सुविधा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एनआईटी रायपुर, केवल वहीं पर उपलब्ध है, और बाकी दुर्ग, रायपुर और जगदलपुर, इन जगहों पे स्नातकोत्तर अर्थात एमएससी की डिग्री की सुविधा है। और बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, राजनांदगांव, ये जो है यहाँ पर स्नातक स्तर पर भूविज्ञान में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है जी। यदि राष्ट्रीय स्तर के, जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे, तो राष्ट्रीय स्तर पे जियोलॉजी के लिए एक बहुत अच्छा जो संस्थान है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को माना जाता है, जहां जियोलॉजी की बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय स्तर का। इसी तरीके से जो भारतीय खान पीठ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद जी, वहां पर जियोलॉजी के छात्र और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स जियोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक भी। इसी तरीके से यदि शोध के क्षेत्र में विद्यार्थियों को जाना हो तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में जो है, वहां पर रोजगार की अपार संभावना है। इसके अलावा आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद और उदयपुर की जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि सागर का जो विश्वविद्यालय है वो अपने 100 वर्ष पूर्ण कर चुका। इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां भूविज्ञान के बहुत अच्छे कोर्स और पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
यहाँ पर पढ़ाई कर लेने के बाद एक छात्र के लिए किस तरीके की संभावनाएं बनती हैं? सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में क्या कुछ संभावनाएं ऐसी रहती हैं जहाँ पर ये अपने करियर बना सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको एक जो भूविज्ञान विषय के बारे में बता दूं, भूविज्ञान विषय के लिए जैसे आमतौर पर संघ लोक सेवा आयोग बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें छात्र आईएएस या आईएफएस या दूसरी परीक्षाएं में प्रविष्ट होते हैं और सफलता पाते हैं। भूविज्ञान की परीक्षा अलग से आयोजित की जाती है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसको हम जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन या भूविज्ञानी परीक्षा बोलते हैं, और प्रतिवर्ष वो आयोजित होती है। यदि इस वर्ष की भी अपन बात करें तो 182 पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए हैं और अभी दिसंबर में वो परीक्षा है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भी वो सीधे क्लास 1 कैटेगरी के लिए यदि वो उसमें सफल होते हैं, उसमें 2 प्रकार की परीक्षाएं वो आयोजित करते हैं। एक आपने सुना होगा जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें वो सीधे भूवैज्ञानिक के पद पे उनका चयन होता है। और दूसरा जो केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, वहां पर जल भूवैज्ञानिक के रूप में भी वो इसी परीक्षा के माध्यम से चयनित हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो यूपीएससी की एग्जामिनेशन है, आईएफएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जियोलॉजी का विषय लेते हैं भारतीय वन सेवा परीक्षा में, क्योंकि वो अपेक्षाकृत उनको सरल पड़ता है और उसकी पाठ्यक्रम सामग्री अच्छी उनको अवेलेबल हो जाती है, तो वहां से वो चयनित होकर के क्लास 1 में आ जाते हैं। इसी तरीके से जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, जैसे सेल हुआ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, और खनिज गवेषण निगम लिमिटेड जिसको मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन, या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है ओएनजीसी, इस तरीके से वो समय समय पर अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो पद विज्ञापित करते रहते हैं। और राज्य स्तर पर भी हमारे जो लोक सेवा आयोग है, चाहे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये लोग भी सहायक भौमिकीविद, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए पद विज्ञापित करते हैं, और उसमें बड़ी संख्या में हमारे भूवैज्ञानिक के जो छात्र हैं वो चयनित होते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। ये तो बात हुई संस्था की, और आपने बताया कि कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं। जी, एक बहुत ही अहम चीज होती है कि इन परीक्षाओं के लिए तैयारी किस तरीके से की जाए। एक भूविज्ञान का छात्र कैसे इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए तैयारी कर सकता है? हाँ, देखिए, भूविज्ञान का मतलब मैं बताऊं अपेक्षाकृत जो छात्र को समझने के लिए, हालांकि वो शालेय स्तर पे उसका अध्ययन वो नहीं किया होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा कौतूहल तो रहता है कि कौन सा विषय है, मुझसे बन पाएगा या नहीं। परंतु जब वो भूविज्ञान का विषय लेके पढ़ता है और पृथ्वी से संबंधित चीजें हैं, तो वो हमारे आसपास की संबंधित चीजें होती हैं, चाहे वो भूमिगत जल हो, चाहे वो रत्न हो, चाहे वो चट्टाने हो, जीवाश्म हो, सब उसके वो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई रहती हैं। तो उसको वो इंटरेस्ट आता है कि हाँ, मेरे घर में बोरिंग हुई या खुदाई हुई तो कौन सी चट्टान निकली, पानी कितने फीट पे निकला, तो वो उस विषय से जुड़ता जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और उस इंटरेस्ट के कारण आप देखेंगे कि वो जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठता है तो अन्य विषयों की तुलना में भूविज्ञान में काफी अच्छा स्कोर करता है, और वो उसके चयन में काफी सहायक सिद्ध होता है। तो इस वजह से उसको, जैसे मैंने आपको संघ लोक सेवा आयोग की बात की, तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 3 पेपर वो लोग जियोलॉजी के लेते हैं, और 1 पेपर जो होता है वो अंग्रेजी भाषा ज्ञान का रहता है। तो अंग्रेजी भाषा ज्ञान का उनको एक जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी को जो जानना जरूरी है, उस लेवल की परीक्षा होती है। और भूविज्ञान के जो 3 प्रश्न पत्र होते हैं वो 200 अंकों के प्रश्न पत्र होते हैं। उसमें यदि वो अच्छे से अपना प्रदर्शित करते हैं अपनी दक्षता को, तो आप देखेंगे कि वो उनका चयन बहुत अच्छे से हो जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो भारतीय भूवैज्ञानिक सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जिस तरीके से अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक छात्र को कुछ विशेष तरह की तैयारी तो करनी भी होती है, और दूसरी चीज ये कि वो करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते रहे, या प्रतियोगिता दर्पण जैसी जो पत्रिकाएं हैं, जो पुस्तिकाएं हैं, वो सब पढ़ते रहे, तो क्या इसके लिए भी तैयारी के लिए ये बहुत अहम होता है? हाँ, वो देखिए, वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको अपडेट होना काफी आवश्यक है। ये बात एक जरूर एक हम उसको कमी कह सकते हैं, या कमी को दूर करने का हम प्रयास का आगे सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल भूविज्ञान की ऐसी जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था ऐसी नहीं है, तो छात्र को स्वयं मेहनत करके, परंतु आजकल आप देखिए इंटरनेट का युग है और इंटरनेट पे काफी जानकारियां बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध है। तो यदि विद्यार्थी चाहे तो वो उसको इंटरनेट की सहायता से और बुक्स की, जैसा आपने कहा कि
अच्छे रीडिंग सामग्री हो, अच्छी पाठ्य सामग्री हो, तो उससे वो करके, और हमारे प्राध्यापकों का मार्गदर्शन तो सदैव उपलब्ध रहता ही है। हम लोग अपने महाविद्यालय में जो सामान्य पाठ्यक्रम है, दिनचर्या है और जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उसके अलावा भी जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक रहते हैं, उनको हम पृथक से भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उनकी सहायता करवाते हैं, ताकि वो यदि उस विद्यार्थी में एबिलिटी है, प्रतिभा है, तो वो वहाँ पे सफलता प्राप्त कर सके। जी प्रशांत जी, एक बहुत ही आपने बहुत जगह पर अपने लेक्चर भी दिए हैं, आपने टूर भी किया है, विदेश भी आप जा चुके हैं जी। ऐसे में आपका क्या अनुभव रहा है? वहाँ के जो भूगर्भ विज्ञान से जुड़े जो बच्चे हैं और यहाँ के क्या बच्चे में क्या डिफरेंस है, और क्या किस तरीके से वहाँ पर इस भूगर्भ विज्ञान को लिया जाता है? देखिए, विदेशों में तो भूविज्ञान में एडमिशन लेना ही बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर स्कूल लेवल से उनके यहाँ वो विषय है और अवेयरनेस उनमें बहुत ज्यादा होती है, जो जागरूकता है वहाँ पे ज्यादा है। तो जियोलॉजी में एडमिशन लेना अपने आप में, जैसे आप दूसरे विषय में देखते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देखते हैं, तो इस तरीके से वो प्रवेश ही बड़ा कठिन होता है। और रही बात कि भारतीय विद्यार्थियों और विदेशी विद्यार्थियों की तुलना की जो आपने बात करी, तो देखिए हर जगह की अपनी अपनी दक्षताएं होती हैं, परंतु ये है कि उनके पास भौतिक संसाधन बहुत ज्यादा होते हैं विदेशी मुल्कों के जो हमारे छात्र होते हैं, और जो हमारे छात्र हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है। जैसे आपने पाठ्य सामग्री की अभी बात की जी, या इंटरनेट की जैसे अपन बात करते हैं, परंतु आप देखिए आज भी, हाँ, कोचिंग की आज भी अपने हर महाविद्यालय में हर जगह इंटरनेट या वो सुविधाएं हर छात्र को उपलब्ध नहीं हो पाती जी। तो कुछ तो उसकी दिक्कतें होती हैं व्यवहारिक, परंतु यदि आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो हमारे छात्र काफी बेहतर हैं। हम उनको ऐसा उनसे 19 नहीं कह सकते जी। यदि जो संसाधन या जो फैसिलिटीज उनको वहां पर उपलब्ध हैं हमारे विदेशी छात्रों को, यदि हमारे भारतीय छात्रों को हम यहाँ छत्तीसगढ़ अंचल में या भारत के किसी भी भाग में उपलब्ध करा दें, तो वो निश्चित रूप से उनसे कहीं बेहतर प्रदर्शित करेंगे। जी। जैसा आपने बताया कि मैंने विदेश टूर किया है, जी हाँ, बात सही है। मैं फुलब्राइट फेलोशिप लेके अमेरिका गया था। वहाँ मैंने 6 महीने विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जी। और ये चीज मैंने देखी है, महसूस किया है कि जो हमारे छात्र हैं वो बेसिक्स बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स है वो अभी इंटरनेट या उससे उतने ज्यादा उनके जीवन शैली में नहीं आया, तो वो पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, और वो जो अध्ययन है वो उनके बेसिक नॉलेज जो है या आधारभूत जो हम ज्ञान कहें, ये इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग मजबूत होता है इन कंपैरिजन टू उन छात्रों के। वो तकनीकी सहायता पे ज्यादा आधारित होते हैं, और हमारे जो है वो व्यक्तिगत अध्ययन या ग्रंथालयों से जाकर के जो वो बुक्स का अध्ययन करते हैं, वो हमारे छात्रों में वो वाला जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा अच्छी होती है। जी। तो जैसे प्रशांत जी आपने बताया कि सरकारी और जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्लांट हैं या संस्था है, वहां पर आपने रोजगार की संभावनाएं बताई, और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जो है भूवैज्ञानिक की जरूरत पड़ती है? हाँ, देखिए, सरकारी और निजी क्षेत्र के जो प्रतिष्ठानों की मैंने बात की, उसके अलावा भी आप देखेंगे तो जैसे हमारा छत्तीसगढ़ अंचल की यदि अपन बात करें तो यहाँ बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स हैं जी। तो इन सीमेंट प्लांट्स में भी जियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बहुत सारे छात्र जो हैं वो उन सीमेंट प्लांट्स में जो रोजगार पाए हुए हैं और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे आप देखते हैं कि आयरन स्टील के जो प्लांट्स हैं, रायपुर में आप औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे या भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं या भोपाल में मंडीदीप एरिया, तो आप देखेंगे प्रत्येक जो आयरन इस्पात की स्टील इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर भूविज्ञान के छात्र आपको रोजगार प्राप्त करते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे जो अंचल से पढ़ के छात्र निकल रहे हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में तो चयनित हो ही रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार अपने जो जीवन यापन के लिए निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी उनको रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी एक भूविज्ञान पढ़ा हुआ छात्र अपना करियर बना सकते हैं? हाँ जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले छात्राएं भूविज्ञान का विषय बहुत कम लेती थी, क्योंकि इसको ये माना जाता था कि माइंस में जाना होगा, खदानों में जाना होगा या फील्ड में जाना होगा, जंगलों में घूमना होगा, तो छात्राओं के लिए विषय उपयुक्त नहीं। आमतौर पर ऐसी अवधारणा थी, परंतु अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो धारणा बदल रही है। और जो आपने कहा कि शैक्षणिक क्षेत्र में कैसे वो करें, तो छात्राओं के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत अच्छे अवसर हैं। वो JRF जो नेट की UGC की परीक्षा होती है, वो नेट की परीक्षा पास करके और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में लेक्चरर के पद पे वो
रोजगार प्राप्त करती हैं। इसी तरीके से रिसर्च के क्षेत्र में देखेंगे तो JRF, SRF जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च एसोसिएट, अनुसंधान अधिकारी, इस तरीके के क्षेत्रों में भी बहुत सारी जो हैं वो रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध हो रहे हैं और उसमें वो सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। जी, एक प्रोफेसर होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि इस विषय को और किस तरीके से स्कूल स्तर या कॉलेज स्तर पर और किस तरीके से पढ़ाया जाए कि इसके और अच्छे परिणाम मिले? हाँ, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ अंचल एकदम खनिज बहुल्य क्षेत्र है, तो हम सभी जियोलॉजी से जुड़े लोगों की ये मंशा है कि हम लोग यदि शालेय स्तर पर इस पाठ्यक्रम को हम प्रारंभ कर दें, कुछ इस हिस्सों के रूप में, यदि एक विषय के रूप में यदि ये लागू हो जाता है तो रोजगार के बहुत सारे अवसर भूविज्ञान के छात्रों को मिलेंगे और साथ ही साथ जो ज्ञान सीधे जो कॉलेज में आकर के वो सीधे से भूविज्ञान का अध्ययन उनको करना पड़ता है, यदि स्कूल लेवल से ही उनका जो बैकग्राउंड बना रहेगा या बुनियादी जो ज्ञान है वो रहेगा तो वो आगे और अच्छी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। आपके करियर में, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मूवमेंट इस विषय की पढ़ाई को लेकर या किसी लेक्चर को लेकर या ऐसा कोई मूवमेंट, मेमोरेबल मूवमेंट आप बताना, शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ अमेरिका के लिए, जो मैं आपको बता रहा था फुलब्राइट फेलोशिप में, उसका कारण भूविज्ञान ही था। जियोलॉजी के कारण ही मैं वहां पर जा पाया क्योंकि उसी फील्ड की वो फेलोशिप थी। और जो रोमांचक क्षण या यादगार क्षण की आप बात बता रहे हैं, वहाँ जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मैं लेक्चर दे रहा था तो वहाँ एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि साहब आप जियोलॉजी या इंडिया की बात कर रहे हैं या भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, परंतु मैंने ये देखा है कि जो भारत में जो माइंस हैं या भारत में जो खदानें हैं या भारत में जो रॉक्स या मिनरल्स हैं, उनको मैनुअली बहुत ऑपरेटेड किया जाता है, या मजदूर शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ मैकेनाइज्ड किया जाता है। तो क्या जरूरत है आपको एनर्जी वेस्ट करने की? जी, ये प्रश्न उन्होंने पूछा था और उस समय मुझे भी लगा कि एक तरह से यदि उस छात्र के आप मानसिक स्थिति देखें तो उस हिसाब से वो एक तरह से ठीक उस समय उस परिस्थिति में लगा। परंतु बाद में जब मैंने उस छात्र को समझाया कि जो मैकेनाइज्ड वे में हर चीज नहीं की जा सकती, बहुत सारी जो चीजें हैं वो उसके लिए मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, और चूंकि आपके यहाँ जनसंख्या कम है तो आप उस चीज को मैकेनाइज्ड वे में करके उस सफलता अर्जित कर सकते हैं। परंतु हमारे भारतवर्ष में चूंकि जनसंख्या ज्यादा है तो हमको रोजगार प्राप्ति के अवसर भी लोगों को उपलब्ध करवाना है। यदि हर चीज हम मशीन से कर देंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो रोजगार से वंचित हो जाएंगे। तो वो एक चीज उस छात्र की मुझे अभी भी याद है कि वो उन लोग किस नजरिए से काम को देखते हैं और हम लोग किस नजरिए से उस काम को देखते हैं। जी, प्रशांत जी, जैसा कि चर्चा चल रही है रोजगार पर, तो रोजगार में आपने बताया अलग अलग क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपने रोजगार की संभावनाएं बताई। हीरा उत्खनन के क्षेत्र में भी जो है भूवैज्ञानिकों की ही जरूरत पड़ती है। जी, हीरा को उत्खनन के क्षेत्र में बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने भी भूविज्ञान के छात्रों को लिया हुआ है, जो डायमंड के सर्वे के आधार पे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि हीरे का जो उत्खनन होता है उसके लिए काफी आपको बेसिक या बुनियादी नॉलेज की आवश्यकता होती है। केवल आप एक जनरल सरसरी तौर पे कहें कि यहाँ हीरा उपलब्ध है और उसकी खुदाई कर ली जाए तो ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि से संभव नहीं होगा। तो जो भूवैज्ञानिक होता है वो आसपास के क्षेत्र का सर्वे करता है, बहुत सारे प्रमाण ढूंढता है और वहाँ हीरा मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है, किम्बरलाइट जैसे एक चट्टान होती है उसमें हीरे की उपस्थिति की संभावनाएं होती है। तो इन सब का जब हम वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर लेंगे तभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। जी, प्रशांत जी, हम चाहेंगे कि जो हमारे जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो भूविज्ञान पढ़ रहे हैं। ऐसे हम चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे दर्शकों को आप अपना एक मैसेज दें ताकि वो अपना रोजगार की संभावनाओं पर अपने रास्ते खोल सकें। जो छात्र अभी भूविज्ञान पढ़ रहे हैं उन्होंने तो जियोलॉजी ले लिया है और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय चयन किया है और इसमें रोजगार प्राप्ति की अपार संभावना है। केवल आवश्यकता है तो हमारी लगन और मेहनत की
और आप देखेंगे कि इसमें चाहे वो शासकीय हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हो, चाहे निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हो या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा रोजगार पाएंगे और अन्य किसी भी विषय से यह कम नहीं है आपको रोजगार दिलाने की दृष्टि से। और जो छात्र अभी 12वीं में है या शालेय स्तर पर है और अभी महाविद्यालय स्तर पर आगे आना चाहते हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि जरूर शालेय स्तर पर आपको इसकी जानकारी अपेक्षाकृत कम मिल पाती है, लेकिन महाविद्यालय स्तर पर यदि आप अच्छा रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य विषयों की तरह भूविज्ञान भी एक बहुत अच्छा रोजगार उन्मुखी विषय है और जिसकी सहायता से आप बड़ा सुचारू रूप से और सफल जीवन यापन कर सकते हैं। जी प्रशांत जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सबका भी। तो ये थे प्रोफेसर प्रशांत श्रीवास्तव जी, जो कि अभी दुर्ग में साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि किस तरीके से भूविज्ञान विषय को लेकर एक छात्र अपने रोजगार को बना सकता है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी उसके लिए रोजगार की ढेरों संभावनाएं हैं। उस पर हमने चर्चा की, उन्होंने काफी जानकारियां दी। और अगले अंक में एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।